तो गाइज वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एक्टिव पाठशाला। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था थीम फर्स्ट ऑफ 11th क्लास हिस्ट्री, और जो कि बात करता था अर्ली ह्यूमंस की लाइफ के बारे में। ठीक गाइज, तो उसके बाद सेकंड जो थीम स्टार्ट होती है उसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। राइटिंग मतलब वहाँ का लेखन वगैरह कैसा था, और सिटी लाइफ वहाँ का शहरी जीवन, जो उन लोगों ने शहर बनाए पुराने समय के लोगों ने, उनकी लाइफ कैसे हुआ करती थी, उनका उनका रहन सहन कैसा था, वो अगर वर्शिप वगैरह करते थे कि या क्रियाकांडास करते थे, कर्म कांडास वगैरह किया करते थे, तो वो कैसे परफॉर्म किया करते थे, और यहाँ तक कि उनके स्क्रप्चर या ऑर्नामेंट्स या उनके क्या कहते हैं आपके ग्रेप्स वगैरह कैसे हुआ करते थे। ठीक है गाइस, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हुआ क्या था गाइस, राइटिंग इन सिटी लाइफ में जो सबसे पहली जिस सभ्यता के बारे में या जिस सिविलाइजेशन के बारे में बात की गई है वो आपकी मेसोपोटामिया के बारे में। तो एक्चुअली हुआ ये था कि बहुत सारे हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले मेसोपोटामिया को एक रिच कल्चर बताया वहाँ का, और उसको सबसे पहले खोज की गई। तो इसीलिए इस थीम में हम सिर्फ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी दुनिया में कई सारे सिविलाइजेशन देखे गए, जैसे इंडियन का जो सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाइना में था चाइना सिविलाइजेशन, और जो मेसोपोटामिया जो आपका सिविलाइजेशन है ये इजिप्ट का है बेसिकली। जो आज के समय में जो देश के बारे में बात करेंगे हम, वो इजिप्ट में पड़ता है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन आज के तौर पर, ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हम देखें तो। ठीक है गाइस, तो हम बात करते हैं। तो हुआ क्या था गाइस कि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन के हिसाब से जो पहला एवर नोन सिटी बताया गया था, कि मतलब जो जिसकी सबसे पहले खोज हुई थी या शुरुआत हुई थी, तो उस सिटी का नाम था आपका मेसोपोटामिया। ठीक है, तो इसी की हम लिटरेचर, राइटिंग, सिटी लाइफ, कैसे यहाँ के लोग रहा करते थे, कैसे ट्रेड हुआ, या कौन कौन सी सील्स, ग्रेप्स वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो मेसोपोटामिया उस समय पे अगर हम देखा जाए तो ये ऐसी लैंड थी जो कि दो रिवर्स के बीच में लाई किया करती थी। किनके? टू रिवर्स। तो पहली थी आपकी रिवर, उसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो फरात बोलेंगे, और दूसरी जो रिवर थी वो थी दजला। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एफ्रेट्स और टिग्रिस। क्या बोलते हैं गाइस? एफ्रेट्स एंड टिग्रिस। एफ्रेट्स का मतलब है आपका गाइस हिंदी में फरात, वहां की लैंग्वेज के हिसाब से इसको फरात बोलते थे, फरात। और दूसरी जो रिवर थी आपकी वो है टिग्रिस, इसको बोलते थे दजला। और गाइज मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जब आप लोग मेरा लेक्चर देखें तो आप अपनी 11th क्लास की सीबीएसई की जो बुक है वो आप अपने पास रखें। होगा क्या, जब मैं आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग इसकी करवा रहा हूँ, इस फैक्ट के बारे में जब आपको बता रहा हूँ, तो जब आप अपने बुक में उसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा इजी लगेगा, समझने में थोड़ा आसानी होगी, और आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी। तो मेसोपोटामिया जो थी वो इन दो रिवर के बीच में क्या करती थी, ये जो लैंड थी वो लाई किया करती थी। ठीक है गाइस, अब जैसे कि इसके नेम से ही देखा जाए तो हमको साफ समझ में आएगा कि इन दो नदियों के बीच में ये लैंड लाई किया करती थी। जैसे कि मेसोपोटामिया जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। कैसा ग्रीक वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है गाइस? ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड है, इसमें पहला जो वर्ड है आपका, पहला जो वर्ड है, तो पहला जो वर्ड है वो होता है मेसोस। क्या बोलते हैं उसको? मेसोस। क्या बोलते हैं गाइस? मेसोस। और जो दूसरा है वो है पोटामेस। क्या है? पोटामेस। तो मेसोस का मतलब होता है गाइस मिडिल। क्या होता है? मिडिल। और पोटामेस का मतलब होता है रिवर। क्या होता है गाइस? रिवर। तो इससे समझ में आता है क्यों इसको द लैंड बिटवीन द लैंड विच इज लाइज बिटवीन टू रिवर्स, द फर्स्ट इज एफ्रेट्स एंड सेकंड इज टिग्रिस, फरात और दजला।
तो ग्रीक वर्ड, जैसे कि इसके अगर हम मीनिंग पे जाते हैं तो ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं इसको, मैसस और पोटामस। पहले शब्द का मतलब क्या है, मिडिल, और सेकंड वर्ड का मतलब क्या है, रिवर। ओके गाइस, इसके बाद मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में या सिटी लाइफ और राइटिंग्स के बारे में ही हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? और भी तो कई सारी सिविलाइजेशन है जिनके बारे में हम जान सकते थे, लेकिन नहीं गाइस। क्यों? क्योंकि हिस्टोरियंस के हिसाब से बोला जाता है कि ये काफी रिच था अपने कल्चर, अपने लिटरेचर, अपनी राइटिंग स्किल्स, अपने आर्ट वगैरह को लेकर। ये काफी कैसा था, रिच था, जिसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें हिस्टोरियन को पता लगा या साइंटिस्ट वगैरह को पता लगा कि यहां पर उस समय एस्ट्रोनॉमी की भी जानकारी थी वहां के लोगों को। किसकी जानकारी थी? एस्ट्रोनॉमी गाइस होता है खगोल विज्ञान। जो ग्रहों के बारे में जो जानकारी होती है या उनकी पढ़ाई होती है, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी आपका। इसके साथ साथ हम लोगों को मैथमेटिक्स वगैरह भी वहां पर देखने को मिलता है कि वहां उस समय पे मैथमेटिक्स भी वहां के लोगों को पढ़ाया जाता था या उनको जानकारी थी उस चीज के बारे में। इस सारी चीजों के भी एविडेंसेस या हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पता लगाया है। ओके गाइस, इसके साथ साथ गाइस हम लोगों को यहाँ का रिच लिटरेचर के बारे में पता चलता है, मतलब धनी। रिच मतलब धनी, और लिटरेचर तो आप लोग समझते ही हैं। ठीक है गाइस, ओके। अब हुआ क्या, यहां पर ये सारी चीजें थी जिसके बारे में हम लोगों को आगे फर्दर इसी चैप्टर में हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इसी के साथ साथ ये जो यहाँ का ये लिटरेचर और राइटिंग जो सिस्टम था, यहाँ का जो लिटरेचर और राइटिंग सिस्टम था गाइस, वो आपका स्प्रेड था। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस समय पे ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी से लेकर आपका इजिप्ट और नॉर्थ सीरिया तक था। कहां तक था गाइस? नॉर्थ सीरिया और इजिप्ट तक फैला हुआ था। ठीक है गाइस, तो इतना इसका लिटरेचर और इसका जो राइटिंग सिस्टम था वो यहां तक इस एरिया में स्प्रेड हुआ था। और ये बात है आपकी 2000 बिफोर कॉमन एरा के बाद की, आफ्टर बिफोर कॉमन एरा। ओके गाइस, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोगों को पता लगेगा कि यहाँ की राइटिंग और जो सिटी लाइफ में क्या है कनेक्शन जो था, उससे हमारे पास कौन सी चीजें हम लोगों को मिली और किस किस चीजों की हम उस समय के लोगों को जानकारी हुई। तो यही चीज बेसिकली हम इस राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मेसोपोटामिया के सभ्यता कल्चर के बारे में हम लोगों को जानकारी देगी। चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ी देर पॉज करके, और फिर मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है अभी। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते चलेंगे कि मेसोपोटामिया कहां पर था, क्या क्या इसका मीनिंग है, और कौन सी चीजों के बारे में हमको पता लगा जिसके बारे में हम गाइस। तो मेसोपोटामिया के साउथ में हमको 2 सिटी के बारे में पता लगता है। कौन सी? एक है आपकी अक्कद और सुमेर। कौन सी सिटी? सुमेर और अक्कद। पहली सिटी है सुमेर और अक्कद। ये 2 सिटीज के बारे में हमको हिस्टोरियन के द्वारा बताया जाता है। और इसके साथ साथ एक और सिटी के बारे में हमको जानकारी मिलती है जिसको बेबीलोन के नाम से जाना जाता था। पहले वो क्या थी? बेबीलोन। फिर 2000 साल बिफोर कॉमन एरा के बाद, कितने? 2000 बिफोर कॉमन एरा के बाद ये जो बेबीलोन सिटी थी आपकी, ये किस में कन्वर्ट हो गई? ये कन्वर्ट हो गई आपकी बेबीलोन में। किस में कन्वर्ट हो गई गाइस आपकी? सॉरी, बेबीलोनिया।
ये सिटी आपकी कन्वर्ट हो जाती है बेबीलोनिया में, ठीक है। और इसके साथ साथ एक दो सिटी हमको साउथ में मिलती हैं जिनका क्या नाम है, सुमेर और अक्कद। और एक सिटी और जिसके बारे में हमको पता चलता है जिसका नाम पहले क्या था, बेबीलोन, और वो किस में कन्वर्ट हो गई, किस में बदल गई, बेबीलोनिया में। और एक और सिटी के बारे में हमको पता चलता है, वो पता चलता है कि 1100 साल पहले किस सिटी के बारे में पता चलता है, अशेरिया। कौन सी, आपकी अशेरिया। और ये कहां पर थी, नॉर्थ में। कहां पर थी गाइस, ये नॉर्थ में, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग सिटीज के बारे में पता चलता है। और ये जो सिटी थी अशेरिया, कौन सी, अशेरिया, इसको इस्टेब्लिश किया था अशेरियन ग्रुप्स ने। एक वहां पे कोई मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, अशेरियन ग्रुप, जिसने एक सिटी इस्टेब्लिश की थी नॉर्थ में, मेसोपोटामिया के नॉर्थ में, जिसको क्या बोला जाता था, अशेरिया, ठीक है। और इसकी जो लैंग्वेज थी, इसकी जो गाइस लैंग्वेज थी वो आपकी थी सुमेरियन। कौन सी, सुमेरियन लैंग्वेज जनरली ये लोग यूज किया करते थे। कौन सी, सुमेरियन लैंग्वेज यूज्ड बाय देम, ठीक है गाइस। अब होता क्या है, सबसे पहले दो सिटीज के बारे में पता चलता है साउथ की, जिसका नाम क्या है, सुमेर और अक्कद। और एक और सिटी के बारे में पता चलता है जिसका नाम पहले क्या था, बेबीलोन। उस नाम को चेंज करके क्या नाम रखा गया, बेबीलोनिया। और ये 2000 बिफोर कॉमन इरा के पहले की बाद की बात है, ठीक है। उसके बाद गाइस ये 1100 बिफोर कॉमन इरा के बाद में हमको एक और सिटी का पता चलता है जिसका नाम था अशेरिया। और ये अशेरियन ग्रुप के द्वारा, अशेरियन पीपल ऑफ ग्रुप्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था ये सिटी उस समय पर, ठीक है। और इसकी जो नॉन लैंग्वेज थी वो थी सुमेरियन। कौन सी थी, सुमेरियन। बट इस लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया गया, क्या हुआ, रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, अकैडियन लैंग्वेज के द्वारा। किसके द्वारा, अकैडियन लैंग्वेज के द्वारा, रिप्लेस बाय अकैडियन लैंग्वेज, ठीक है गाइस। अब जब इसको अकैडियन लैंग्वेज ने रिप्लेस कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो रिप्लेसमेंट हुआ, बताते हैं हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग कि ये जो लैंग्वेज थी अकैडियन लैंग्वेज, वो आपके अलेक्जेंडर के समय तक कंटिन्यू हुई थी। कहां तक, अलेक्जेंडर के समय तक। तो क्या कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि दिस लैंग्वेज कंटिन्यूड द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर का समय जो बताया जाता है 323 से लगा के आपका 336 बिफोर कॉमन एरा था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को किसी और लैंग्वेज के बारे में पता चलता है, ठीक है गाइस। तो ऐसे ऐसे करके वहां की लैंग्वेज, पहले तो सिटीज बनी, सिटीज जब बनेगी तो लोगों का कम्युनिकेशन क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग ट्रेड करने आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, तो वहां की एक लोकल लैंग्वेज भी बनेगी। हो सकता है लोकल लैंग्वेज ट्रेड होने से, बाहर के लोगों के आने से, डिस्प्लेसमेंट बाहर के लोगों का होने की वजह से, प्रतिस्थापन होने की वजह से वहां पर और लोग आएंगे, और लोग आने की वजह से वहां की लैंग्वेज क्या होगी, फर्दर टाइम टू टाइम क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्यों, क्योंकि वो वहां के लोगों की डिमांड है, लोगों की जरूरत भी है, डिमांड तो छोड़िए, लोगों की जरूरत भी बन जाती है। क्यों, क्योंकि वो एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। क्योंकि मान लीजिए हमको और आपको व्यापार करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर वे तो होना चाहिए ना। आप हमसे आएंगे, कोई चीज आप कहेंगे कि हमको खरीदनी है, आपको बेचनी है, तो आपकी लैंग्वेज ही अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो कैसे हमारी जो मार्केट डील होगी या हमारी ट्रेड डील होगी, उसको कैसे हम एक सही एंड तक ले जा पाएंगे या प्रॉपर वे में उसको कर पाएंगे। तो इसी चीजों को मेंटेन करने के लिए टाइम टू टाइम लोगों ने क्या किया, लैंग्वेज को अपने तरीके से वहां पर क्या किया, डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद उसको अपने कॉमन यूज में लाते गए। ओके गाइस, इसके साथ दो और लैंग्वेज का स्टार्ट बताया जाता है
कहते हैं कि 1400 बिफोर कॉमन इरा से पहले, कौन से 1400 बिफोर कॉमन इरा के बाद एक वहां पर लैंग्वेज जो थी अराइमिक करके, क्या नाम था उसका, अराइमिक लैंग्वेज थी जो कि मैच करती थी एक और लैंग्वेज से जिसका नाम था हर्व्यू लैंग्वेज। ठीक है, तो कौन सी एक और लैंग्वेज, अराइमिक, क्या अराइमिक लैंग्वेज एक इजाद हुई और ये जो लैंग्वेज थी वो मैच करती थी, मैच विद हर्व्यू लैंग्वेज। कौन सी गाइस, हर्व्यू लैंग्वेज। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस लैंग्वेज का किस किस एरिया में या किस किस प्लेस में क्या क्या इंपॉर्टेंस रहा और किस किस लोगों ने कौन कौन से स्क्रिप्चर जो थे वो किस किस लैंग्वेज में उन लोगों ने इजाद किए। ठीक है, और बताते हैं कि ये जो अरामिक लैंग्वेज थी वो किसकी तरह मैच किया करती थी, जो हर्वी लैंग्वेज हुआ करती थी उस समय की, जो कि जो हर्वी लैंग्वेज है वो आज के समय पे आपको सम पार्ट ऑफ सीरिया में आपको बोलते हुए समझ में आएगा, दिखेगा भी। सम पार्ट ऑफ सीरिया में आज भी हर्वी लैंग्वेज बोली जाती है आपकी। तो गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा कि सिटीज कौन कौन सी बनी उस समय, जो फेमस सिटीज थी या जिनके बारे में हिस्टोरियंस वगैरह को पता लगा, और कौन कौन सी सिटीज में किस किस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती थी। बेसिकली मेसोपोटामिया में हमें 3-4 लैंग्वेज मिलती है। पहली जो लैंग्वेज हमारी आती है सामने वो आती है सुमेरियन लैंग्वेज। तो सुमेरियन लैंग्वेज को जब रिप्लेस किया गया तो किस लैंग्वेज ने किया, अकाडियन लैंग्वेज ने रिप्लेस किया। होता क्या था गाइस कि जो पुरानी लैंग्वेज थी, जो उसकी स्क्रिप्चर होती थी या लिपि होती थी, ऐसा होता है कि हर एक लैंग्वेज को लिखने का एक अपना अपना तरीका होता है, एक उसकी लिपि होती है। ये जो तरीका बोलते हैं उसी को लिपि बोलते हैं गाइस। तो जो लिपि होती थी हो सकता है कि उस समय के लोगों को, कुछ लोगों को सुमेरियन की लिपि नहीं समझ में आती होगी या सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते होंगे एक दूसरे के बीच में, लोग अपने आपस में सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे। तो इस वजह से लैंग्वेज क्या होती है कि बदलती गई, क्योंकि जरूरत थी लोगों को, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी। क्योंकि एक बढ़िया रिलेशन बनाने के लिए किसी सोसाइटी में या कनेक्ट करने के लिए किसी सोसाइटी को जो मेन जो टूल होता है वो एक होती है लैंग्वेज। क्या होती है, लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि आज हमारी इंडिया कंट्री के बारे में बात करें तो हमारी इंडिया कंट्री का डिवीजन ही एक्चुअली लैंग्वेज के बेस पे ही है। जो स्टेट बटे हुए हैं वो लैंग्वेज के बेस पे ही बटे हुए हैं। तो समझ रहे हैं कि लैंग्वेज की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसी तरीके से पहले किसका यूज हो रहा था, सुमेरियन लैंग्वेज का। उसके बाद में अब आपकी जो दूसरी जो लैंग्वेज थी जिसने सुमेरियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया वो थी आपकी अकेडियन लैंग्वेज। अब अकेडियन लैंग्वेज के बाद ये जो लैंग्वेज थी वो कंटिन्यू रहती है किस समय तक, अलेक्जेंडर के समय तक। और इसके साथ साथ 2-4 लैंग्वेज और भी थी उस समय। कौन कौन सी, एक अरमाइक लैंग्वेज थी जो कि मैच करती थी किससे, हर्वी लैंग्वेज से। और जो हर्वी लैंग्वेज और अरमाइक जो लैंग्वेज है उसके जो क्या कहते हैं उसका साक्ष्य या एविडेंस या अभी भी हम लोगों को सीरिया के कुछ पार्ट में बोलने को या देखने को मिल जाती है। ओके गाइस, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ 2-3 चीजें और आज मैं आपको बताऊंगा। इसको रफ कर देता हूं मैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो खोज हुई, जो हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो उस समय रहा होगा जिसने ये खोज की, उसको सबसे पहले किस किस चीज के बारे में पता लगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा, सिटीज कैसी थी या सबसे पहले मेसोपोटामिया में किन किन चीजों को हमको पढ़ना चाहिए या कौन कौन सी जो फेमस चीज थी वो हमको मिली, ये सारी चीजें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या हिस्टोरियंस ने सबसे पहले वहां पर क्या फाउंड किया, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में सबसे पहले हमको एज ए एविडेंस और एज ए टेस्टिमनी हमको क्या चीजें मिलती है। ओके गाइस, ठीक। तो बताया जाता है कि 1840 के समय पे, किस समय पे, 1840 के समय पे हमको 2 सिटीज मिलती हैं। एक का नाम होता है उरुक, एक सिटी का नाम क्या होता है, उरुक, और दूसरी सिटी का नाम होता है आपका मारी।
कौन सी गैस 2 सिटी मिलती है, एक उरुक और एक मारी। अब इन 2 सिटी में हिस्टोरियन ने कौन कौन सी स्टडी की, ये सबसे मेन चीज है आपकी। इसी चीज पर ही आपकी पूरा ये चैप्टर डिपेंड करेगा। आगे हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, कौन कौन से किंग, कौन कौन से लोग जिन्होंने वहां के कल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट किया, क्या कैसे मंदिर थे उनके, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा था। क्या गाइस, बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा था, मतलब वो जहाँ रहते थे या उनका जो सैनिटरी जो उनके घर थे वो कैसे हुआ करते थे, उनका स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था, जहाँ पर लोग सोते थे वो स्ट्रक्चर कैसा था, गलियां कैसी थी, या टेम्पल्स कैसे थे उनके, या किस कला में या किस डिजाइन को उन लोगों ने वहां पर डेवलप किया था, जिसके थ्रू उन लोगों ने अपने घरों को डिजाइन दी होगी। बिल्डिंग के साथ साथ जो हम इसमें एक और चीज पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे यहाँ के स्टैचू। क्या पढ़ेंगे गाइस, स्टैचूज, मतलब यहाँ का मूर्ति वगैरह किस प्रकार थी, किस तरीके से वहां के लोग मूर्ति वगैरह बनाया करते थे। इसके साथ हम पढ़ेंगे ऑर्नामेंट्स। क्या गाइस, ऑर्नामेंट्स, वहां के आभूषण वगैरह किस पदार्थ के हुआ करते थे, सोने के थे, डायमंड्स के थे, सिल्वर के थे, या किसी और धातु से वो अपने ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे। इसके बाद पढ़ेंगे गाइस हम ग्रेव्स। ग्रेव्स यानी कि कब्र, क्या, कब्रिस्तान बोलते हैं ग्रेव्स को, क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, सॉरी ग्रेव्स को बोलते हैं कब्र और ग्रेव्स यार्ड को बोलते हैं कब्रिस्तान आपका, ठीक है गाइस। तो जो वहां के लोगों का जो मरने के बाद जो उसको क्रियाकांड या कर्मकांड बोल सकते हैं जो उनका होता था वो किस प्रकार से होता था। ग्रेव्स में अगर लाशें जो हमको मिली हैं या जो जिनके सबूत हमको हिस्टोरियंस को मिले हैं तो उनमें क्या पैटर्न फॉलो किया जाता था, या वो स्क्वायर टाइप के हुआ करते थे या रेक्टेंगल शेप में हुआ करते थे, या अगर बॉडी अकेली होती थी या उसके साथ कुछ और भी हमको मिला है। जैसे हड़प्पन सोसाइटी में और मोहनजोदाड़ो को, मोहनजोदाड़ो सभ्यता को हम लोग मृतकों का शहर बोला जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन में कब्र में लोगों के साथ साथ कुछ मट्टी के घड़े, एक बॉडी के साथ तो कुत्ता भी पाया गया है कि कुत्ता उसके साथ में लेटा हुआ है, दोनों को एक साथ दफनाया गया है। और मटके में कई सारे ऑर्नामेंट्स हमको मिलते हैं, सोने के आभूषण वगैरह मिलते हैं, या जो रॉयल फैमिलीज के जो लोग हुआ करते थे उनकी डेथ के साथ मतलब सोने के खंजर वगैरह हो गए, आपके नाइफ्स हो गए, तो ऐसी सारी चीजें उनके साथ में रखी जाती थी। तो इन सारी चीजों में हम ग्रेव्स में ये पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं वहाँ के टूल्स के बारे में। क्यों, अब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, वहाँ टूल्स भी तो यूज किए ही जाते होंगे ना, कि जैसे हमने अर्ली ह्यूमंस में पढ़ा कि वो लोग उस समय पे पत्थर और हड्डियों से औजार बनाया कर रहे थे। तो ये तो सिविलाइज सोसाइटी होगी, यहाँ पे तो सिटी लाइफ्स देखने को मिलती हैं, टाउन देखने को मिलते हैं, टेम्पल, बिल्डिंग, ऑर्नामेंट्स, बहुत सारी तरह तरह के लोग अपने अपने जगह से आके यहाँ पे ट्रेड करते हैं, कोई अपनी चीज बेच रहा है तो कोई अपने यहाँ की चीज बेच रहा है, ठीक है गाइस। इसके अलावा टूल्स के अलावा हम लोग सील्स के बारे में पढ़ेंगे कि मोहर, बड़े बड़े राजा अपनी मोहर लगा के देते होंगे, हाँ भाई फलाना फलाने इंसान को हमने ये काम दिया, ये लो सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सील्स के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार की सील्स होती थी, गोल होती थी या रेक्टेंगल शेप में हुआ करती थी या त्रिभुजाकार में हुआ करती थी, अगर हुआ भी करती थी तो इन पर कौन कौन से आपको चिन्ह मिलते हैं या कौन कौन सी इस पे पिक्चर्स मिलती हैं जो बताती हैं कि हाँ उस समय ऐसे ऐसे करके सील्स बनाई गई थी, ठीक। इसके साथ में हमको बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं गाइस, रिटन डॉक्यूमेंट्स। एक्चुअली उसमें था ये कि पेपर की खोज उस समय नहीं थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में पेपर की खोज के अभी हमको परिणाम मिलते नहीं है, परिमाण नहीं मिलते हैं। तो उस समय क्या था, टैबलेट्स बनाई जाया करती थी, एक रेक्टेंगल शेप में टैबलेट्स बनाई जाती थी पेज के आकार में, जैसे आपका A4 साइज पेज होता है ना गाइस, तो उसी प्रकार में टैबलेट्स बनाया जाया करती थी, वो भी चिकनी मिट्टी के द्वारा। चिकनी मिट्टी को इतने अच्छे तरीके से सुखा के एक ऐसी स्टेज पे उसको लाया जाता था कि एक पॉइंट साइज लेके उस पे किसी चीज से लिखेंगे तो वो उस पे उभर जाता था, और फिर उसको सुखाया जाता था और फिर उसको स्टोर किया जाता था, कहीं रखा जाता था, ठीक है गाइस। तो इन सब चीजों के बारे में हम मेसोपोटामिया में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे।
तो पहले हमको कौन सी 2 सिटीज मिली, जिनकी जो 2 साइट्स मिली जिनके बारे में आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरियंस ने पता लगाया, एक थी उरुक और एक मारी। अब इन सिटीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बिल्डिंग्स पढ़ेंगे, वहाँ के स्टैचू, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स, टूल्स, सील्स, रिटन डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे मिले हैं, जो टैबलेट्स का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको गाइस। ओके, अब इसके बाद गाइस, इसके बाद होता क्या था कि जब 1840 में ये सारी चीजें मिलना स्टार्ट हुई, तो होता क्या है कि हमारा जो सोसाइटी के लोग हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा वहाँ पर ऐसी चीज़ मिली है तो हम भी खोज करने जाएंगे। तो 1840 के समय पे बात करें तो ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ के लोग थोड़े से ज़्यादा डेवलप हुआ करते थे उस समय। और एक्चुअली ऐसा था कि इनकी ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या थी, कॉलोनीज थी। कॉलोनीज क्या होती थी, जहां ये लोग राज किया करते थे, तो इनके पास पैसे की भी कमी नहीं होती थी। कॉलोनीज से ये लोग टैक्स के रूप में वहां से धन लाते थे बहुत सारा, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या था, इन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो ये अपने अपने कंट्रीज से कुछ लोगों को भेजा करते थे ऐसी साइट्स पे, जाइए आप पता करके आइए कि वहां की सिविलाइजेशन में उस समय पे क्या क्या खोज हुई और क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बताया जाता है कि यूरोपियन जो थे वो काफी इंटरेस्टेड थे इन सारी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को लेकर। तो इन लोगों ने जब पहली बार यूरोपियंस ने जब फर्स्ट टाइम यूरोपियंस ने क्या किया, जब इवैक्यूएशन किया, एक्सट्रैक्शन किया मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का, तो उनको एक पहला ओल्ड टेस्टामेंट मिला, फर्स्ट ओल्ड टेस्टामेंट मिला, जो भी बताता था बुक ऑफ जेनेसिस के बारे में। इसी को आपका गाइस एक तरह से बाइबल का भी रूप बोला जाता है। ठीक है, क्रिश्चियन के थ्रू इसको क्या बोला जाता है, एक बाइबल का रूप बोला जाता है। और जो कि किस शहर में मिलता है आपका, जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही बात की थी, शायद आप लोगों को याद भी हो, सिमेर। किसमें, सिमेर सिटी में। ठीक है, जब यूरोपियन ने वहां पे खोज करना स्टार्ट किया सिमेर सिटी में, तो उनको कौन सा एक ओल्ड टेस्टामेंट मिला, बुक ऑफ जेनेसिस मिला। क्या मिला, बुक ऑफ जेनेसिस। और उस समय सिमेर को ये लोग बोला करते थे, इन लोगों की सर्चिंग के हिसाब से, कि ऐसी लैंड, क्या, ऐसी लैंड जो कि किससे बनी हुई है, ब्रिक्स से बनी हुई है, ईंटों से। किससे, ईंटों से। और इसके साथ साथ ब्रिक बिल्ट सिटी, इसको बोला करते थे वो लोग, ब्रिक बिल्ट सिटी। सिमेर को क्या बोला करते थे, ब्रिक बिल्ट सिटी। ओके गाइस, और मतलब जब यूरोपियंस वहां गए, उन लोगों ने खोज करना स्टार्ट किया, और उन लोगों को पता चला कि एक उनको क्या मिलता है, एक ओल्ड टेस्टामेंट मिलता है, जिसका मतलब क्या होता है, बुक ऑफ जेनेसिस, जिसको नाम उन लोगों ने दिया। और उन लोगों को किस शहर में मिलता है ये चीज, सिमेर में मिलती है। और सिमेर को वो लोग क्या बोला करते थे कि एक ऐसा शहर, एक ऐसी धरती जो कि किसके द्वारा बनी हुई है, ईंटों के द्वारा बनी हुई है। किसके द्वारा, ईंटों के द्वारा। इसीलिए जो यूरोपियन के जो पीपल थे, या जो उस समय के जो रिसर्चर थे, उन लोगों के द्वारा इसको एंसेस्टर लैंड बोला जाता है। मेसोपोटामिया को क्या बोलते हैं, एंसेस्टर लैंड। कंसीडर करते हैं यूरोपियंस, कंसीडर इट एज एन लैंड। ठीक है ना, इस जो जमीन को कैसे एंसेस्टर लैंड करते हैं कंसीडर, कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा या आपको पता भी होगा गाइस कि जो बुद्धा है, बुद्धा का बुद्धिस्ट धर्म में बुद्धा का जो जन्म भूमि माना जाता है, उसको इंडिया माना जाता है एक समय में। लेकिन आज वो स्थान भले ही आपका लुम्बिनी या नेपाल में पड़ता है, लेकिन कई सारे जो उनको जो ज्ञान मिला, ठीक है, बोध गया में उनको ज्ञान मिला, महापरिमाणा में उनकी मृत्यु हुई, जो कुछ हुआ, तो उस वजह से जो बाद बाकी जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, जो बुद्धिस्ट धर्म फॉलो करती हैं, वो लोग इंडिया को क्या मानते हैं, एंसेस्टर लैंड मानते हैं। क्यों, क्योंकि जो उनके धर्म की उत्पत्ति है, जो उनके गॉड की उत्पत्ति है, वो कहाँ से हुई है, इंडिया से हुआ है। ऐसे ही जो फर्स्ट ओल्ड टेस्टामेंट मिलता है, जो बाइबल का, जिसको बुक ऑफ जेनेसिस बोलते हैं, जो कि सिमेर में पाया गया था,
तो उसके अकॉर्डिंग यूरोपियंस जो क्रिश्चियन लोग थे वो क्या कंसीडर करते थे मेसोपोटामिया को, वो हमारी क्या है, एंसेस्ट्रल लैंड है। समझे आपको? जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके दादा या परदादा या उनके भी ऊपर कोई जो आपके एंसेस्टर होंगे वो कहीं ना कहीं किसी जगह पैदा हुए होंगे, तो वो उस अपनी जमीन को क्या बोलते होंगे, उस अपनी जमीन को क्या बोलते होंगे, एंसेस्टर लैंड। वहीं से उनकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई है, वहीं से वो आगे अपने जीवन में बढ़े। ठीक है, तो समझ में आया गाइस एंसेस्टर लैंड क्या होती है? ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं। कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए, कुछ पाकिस्तान से जब बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो काफ़ी सारे लोग जो मुस्लिम लोग थे वो इंडिया से कहाँ गए, पाकिस्तान। और पाकिस्तान से जो हिंदू लोग, हिंदू थे, मुसलमान थे, जो इंडिया में रहना चाहते थे, वो लोग इंडिया में आए। ठीक है, बताते हैं कि उस समय 50 से 60 लाख लोगों का माइग्रेशन या डिप्लेसमेंट हुआ था, जो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापित हो गए। ठीक है, और इसी को बोलते हैं एंसेस्टर लैंड। जो पाकिस्तान से आया तो उसकी पाकिस्तान क्या हो गई, एंसेस्टर लैंड हो गई। जो हिंदुस्तान से गया पाकिस्तान, उसकी हिंदुस्तान क्या हो गई, एंसेस्टर लैंड हो गई। ठीक है, और जब उनको उस समय जब यूरोपियंस को ये बुक ऑफ जेनेसिस वहां पर जब मेसोपोटामिया में मिलती है, तो उन्होंने क्या अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो ओल्ड टेस्टामेंट पाया गया है यही ट्रूथ है, यही क्या है, सच्चाई है। किसकी? ट्रूथ ऑफ टेस्टामेंट। वो क्या प्रूव करने लगे, ये जो टेस्टामेंट है ये सच्चाई है। क्या है? प्योर सच है। क्या है? प्योर ट्रूथ है। ये उन्होंने क्या किया, अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। शुरू कैसे कर दिया, वो ज्यादा से ज्यादा जगह जाने लगे और अपने धर्म के बारे में लोगों को चीजें बताने लगे। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर क्या खोज होती है वो हम डिस्कस करते हैं। इतनी खोज के बाद ठीक, तो ओके गाइस, तो इस रिसर्च के बाद जब फर्स्ट ओल्ड टेस्टामेंट जब यूरोपियन लोगों को मिल जाता है, तो उसके बाद में वो लोग क्या अटेम्प्ट करते रहते हैं कि इसको सच कैसे दुनिया के सामने दिखाएं कि ये जो ओल्ड टेस्टामेंट उन लोगों को मिला था वो सच पे आधारित था। तो इसके बाद फर्दर वो लोग क्या करते हैं कि 1873 में एक ब्रिटिश म्यूजियम होता है। क्या होता है? ब्रिटिश म्यूजियम। वो क्या करता है, फंड करता है। किसको? एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर को। तो वहां का जो म्यूजियम होता है वो फंड करता है किसको? फंड टू ब्रिटिश न्यूज़पेपर। किसके लिए गाइस? फर्दर एक्सट्रैक्शन के लिए, एक्सपीडिशन के लिए, कि मतलब फर्दर आप रिसर्च करिए और पता लगाइए कि ये जो हमारा ओल्ड टेस्टामेंट मिला है वो क्या नरेट करना चाहता है, एक्चुअली वो क्या शो करना चाहता है, और इसके साथ साथ और आपको क्या चीजें मिलती हैं। तो क्या करता है, फर्दर ठीक है, फर्दर एक्सपेक्टेशन करता है। और इस फर्दर एक्सपेक्टेशन में उन लोगों को एक चीज मिलती है, उनको एक नरेटर मिलता है। क्या मिलता है? एक वाक्यांश मिलता है, नरेटर ऑफ फ्लड। क्या? नरेटर ऑफ फ्लड, जो कि आपका किस में भी बताया गया है, बाइबल में भी, जिसके बारे में बोला गया है। तो उसकी एक मैं शॉर्ट स्टोरी आपको सुनाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फर्दर इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो स्टोरी बताने से पहले एक और पॉइंट आपको लिखाई देता हूं। फर्दर खोजें होती चलती जाती हैं। तो 1960 में, कब? 1960 में ये पता लगाया जाता है कि ऐसा कोई फैक्ट नहीं मिला है, ऐसा कोई टेस्टामेंट नहीं मिला है कि हम ये माने कि जो ओरिजिन ऑफ जेनेसिस है वो क्या है, एक्चुअली ट्रूथ है या नहीं। तो डाउट रहता है। तो क्या होता है सर्च रिसर्च में, हमको क्या पता चलता है, डाउट ऑन द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ टेस्टामेंट। और मैं आपको बोलूंगा नहीं कि बार बार आप स्क्रीनशॉट लेते रहे या नहीं, बस आप
जब मैं हर एक टॉपिक खत्म करता हूँ तो उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है गाइस, तो 1960 में तक ये खोजें चलती रहती हैं और उनसे उनको क्या पता लगता है, एक एनालिसिस होता है सारी रिसर्चेस के बाद कि ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो एक्चुअली ट्रूथ है या नहीं है, इस चीज का कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। बट इन सारी फर्दर रिसर्चेस से हमको क्या पता लगता है कि ये जो सारी चीजें मिल रही हैं वो एक्चुअली उस समय के सिविलाइजेशन में थी। उन्हीं ये जो टेस्टामेंट या ऑर्नामेंट या ग्रेव्स या सिटीज के जो साइंस मिलते हैं, हम लोगों को साइन मिलता है, एविडेंसेस मिलते हैं, उन्हीं से हम एक सिविलाइजेशन का ये पता करते हैं कि हाँ उस समय के लोग इस तरीके से रहा करते थे, इस तरीके से अपनी दैनिक दिनचर्या किया करते थे, इस तरीके से उनके अपने कर्म कांड हुआ करते थे, इस तरह से उन लोगों ने अपनी लैंग्वेज डेवलप की होगी, किस तरीके से उनके ट्रेड सिस्टम रहे होंगे, किस तरीके से वो अपने यहाँ पे एक लॉ सिस्टम चलाया करते होंगे, किस तरीके के वहाँ किंग रहे होंगे, या किस तरीके से उन लोगों ने अपने लिटरेचर या राइटिंग को कैसे कैसे उन्होंने डेवलप किया होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको इन रिसर्चेस से पता लगी, जिसमें एक निष्कर्ष निकल के आया कि ये जो ओल्ड टेस्टामेंट जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, वो जो टेस्टामेंट था उसमें सच्चाई है या नहीं ये अभी भी डाउट में है। ओके गाइज, अब ये जो मैं एक नरेटर ऑफ फ्लड की बात कर रहा था, तो आप लोगों ने शायद एक हॉलीवुड फिल्म भी देखी होगी, नोआ। क्या गाइज? नोआ। बाइबल के एक चैप्टर में बात की गई है किसकी? नोआ के बारे में। तो नोआ के बारे में जो बात की गई है वो स्टोरी ऐसे है कि नोआ एक इंसान था जिसको गॉड ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि मतलब पूरी दुनिया में पानी पानी हो जाएगा, एक समय क्या होगा, पानी पानी हो जाएगा। अब अर्लियर स्टडी अगर हम देखें, जो पृथ्वी की अर्लियर स्टडी है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले जो अपनी पृथ्वी या अर्थ थी वो पहले एक आग का गोला हुआ करती थी, द सर्कल ऑफ फायर। ठीक है, आग का गोला हुआ करती थी। फिर उसके बाद इस पर बारिश हुई तो ये कैसा हो गया, सर्कल ऑफ वाटर हो गया। फिर उसके बाद इस पर बर्फ पड़ी, फिर ऐसे ऐसे करके ह्यूमन एग्जिस्टेंस आया। तो इसी तरीके से उस बाइबल के उस चैप्टर में लिखा हुआ है, एक नरेटर में लिखा हुआ है कि मतलब नोआ नाम के एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई गॉड के द्वारा कि तुम्हें क्या करना है, हर स्पीसीज का एक एक कपल अपनी बोट में, जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा कि वो एक बोट बिल्ड करता है और बोट बिल्ड करने के बाद हर एक जानवर के एक एक कपल को अपनी बोट में बिठाता है और उसके बाद वो कहानी स्टार्ट होती है। ताकि वो एक एक कपल को क्यों बिठाता है, ताकि जो फर्दर उस स्पीसीज का जनरेशन है, जो उसकी ब्रीडिंग सिस्टम है, वो कंटिन्यू रह सके। क्यों? क्योंकि जब सारा फ्लड हो जाएगा तो सारी स्पीसीज मारी जाएंगी। तो इसीलिए नोआ नाम के इंसान को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो एक एक कपल को अपनी बोट में बिठाए और उनको उनका एज ए सेवियर काम करे। ठीक है, अब इसी कैरेक्टर को मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में दो नामों से बुलाया जाता है। एक जो नाम है उसको बोलते हैं ज्यूस सुंदरम। क्या बोलते हैं? सुंदरा। और एक और नाम है वो थोड़ा सा उसको बोलते हैं शायद उथापिस्थिनम या मैं आपकी बुक में चेक कर लेता हूं, एक सेकेंड। इसको बोलते हैं उठना पिस्तिम। इसी कैरेक्टर को, जो नोआ कैरेक्टर था इस नरेटर ऑफ गॉड जो फ्लड वाला था आपका, इसमें क्या है, नोआ नाम से है। किस नाम से कैरेक्टर है ये जो ह्यूमन है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, नोआ नाम से। और इसी नाम पे आपकी एक मूवी बनाई गई है और इसी कैरेक्टर को मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की राइटिंग्स में क्या बोला गया है, जियो सुंदरा और उतना पिस्सितम। ठीक है गाइस, तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था राइटिंग इन सिटी लाइफ से। अब इसके बाद जो फर्दर एक और टॉपिक आपका शुरू होगा जो अगले लेक्चर में मैं आपको डिलीवर करूंगा, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि जिस आसान तरीके से जितना इजी हो सकता है उस इजी वे में मैं आप लोगों को ये जो आपका राइटिंग एंड सिटी लाइफ से जो रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो आपको डिलीवर कर सकूं। इसी के साथ थैंक यू गाइस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की हमको जरूरत है, लाइक करें, और इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन comment in the comment section and we will further give your answers in proper way. Okay guys, thank you.